हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनती है वो है कैपेसिटर्स। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 के एंडिंग में कुछ पोर्शन में दिया हुआ है, बट जेईई और नीट में ये एक्सटेंसिवली पूछा जाता है। सो आप लोगों को इसको एक अलग टॉपिक मान कर पढ़ना है। तो पहले अपन डायरेक्टली जंप इन नहीं करेंगे कैपेसिटर्स पे, हम पहले कंडक्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके वीकनेस देखेंगे और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और कैसे ये सुपीरियर है हमारे कंडक्टर से, ये सब बातें जानेंगे। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन में बताऊं तो बच्चों ऐसा लिख सकते हो, एवरी कंडक्टर, ठीक है, एवरी कंडक्टर हैज़ कैपेबिलिटी, ठीक है, आगे जाके यही कैपेसिटी बनेगा, कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज। सिंपल सेंटेंस, टू स्टोर चार्ज। इतना सोचो, हर कंडक्टर के पास बच्चों चार्ज स्टोर करने का एक प्रॉपर्टी होता है। कंडक्टर है, चार्ज दोगे सरफेस पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में हज़ारों बार बताया गया है। बट ऐसा होता है बच्चों कि फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई कंडक्टर है, उस पर चार्ज दोगे तो ये आ गया बच्चों सरफेस पे, मैं मानता हूँ बच्चों आ गया सरफेस पे। चार्ज दोगे तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता है और आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। फिर अगर बात करें और चार्ज आप इसे बढ़ाते चले जा रहे हो तो बच्चों ये और बढ़ेगा, एक डेडलाइन लिमिट आएगी, उसके बाद ये अपने आसपास के मीडियम को भी ना आयनाइज करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स अब चार्ज वहाँ पे डिस्चार्ज होने लग जाएगा मीडियम पे। आप कह सकते हो कि सर इसके पास एक स्टैंडर्ड मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी रहेगी वो रहेगी C। आप बोलना सर ये इसकी कैपेसिटी है। I haven't told the word this capacitor। आप बस अपने कंडक्टर को देखो जो चैप्टर 1-2 में सर ने बहुत बारी बताया है। हर कंडक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी जितना वो चार्ज रख सकता है। उसके बाद वो बोल देगा भैया अब मुझको चार्ज मत दो, अब मेरे आसपास प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। बट व्हाट इफ हमको ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाता हो, अच्छा खासा एनर्जी रख लेता हो, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मुझे अब ज़रूरत है नए इंसान की, तो ये हो जाएगा कैपेसिटर्स। दे आर जस्ट एफिशिएंट कैपेसिटर्स, एफिशिएंट कंडक्टर्स, आई कैन से एफिशिएंट कंडक्टर्स। ऐसे बुरा मानने वाला एग्जांपल नहीं है ये, ऐसे सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही सभी कंडक्टर्स चार्ज स्टोर कर रहे होते हैं। कुछ एक बच्चे बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लाते हैं, तो ठीक उसी तरह जो स्पेशल जो कुछ एक कंडक्टर्स हैं जो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर कुछ भी अरेंजमेंट करके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स। तो पहले बच्चों मैं आपको कंडक्टर बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे डिबेटेबल लाइन लिखने जा रहा हूँ, हम ये बोल सकते हैं एवरी कंडक्टर हैज़ कैपेसिटी। एवरी कंडक्टर हैज़ कैपेसिटी, इसको C बोल देना, बट इट इज नॉट अ कैपेसिटर। बस यहीं पे सब लड़ाई झगड़ा शुरू। हर कंडक्टर चार्ज स्टोर करेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे उसको कैपेसिटर क्लेम कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल लोग हैं इस चैप्टर के। एक सेपरेट अरेंजमेंट होगा अपना, मे बी नेक्स्ट क्लास में बता दूं आपको मैं, बट अभी क्लिक कर लो कि हर व्यक्ति चार्ज स्टोर करेगा अपनी खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से, उसे अपन बोलते हैं कैपेसिटी, राइट। जो इसके यूजेस हैं बच्चों वो ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस होते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो। मोबाइल फ़ोन में फ्लैश वगैरह होता है हमारे, या जो फोटोग्राफर्स होते हैं वेडिंग में देखा होगा, वो एक ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, तो वो तुरंत चार्ज भी हो जाती है और एक फ्लैश मारा तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाती है बच्चों। तो जहाँ पर ऐसा एप्लीकेशन आए कि क्विकली चार्ज होना है और क्विकली डिस्चार्ज हो जाना है, इन दैट सिनारियो यू विल रिक्वायर अ कैपेसिटर। हम मदरबोर्ड देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं, एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी फिल्टरिंग, चार्ज स्टोरिंग, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन नेम्ड कैपेसिटर। तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे फोटोग्राफर का फ्लैशलाइट, फोटोग्राफर, ध्यान देना बच्चों, वाइवा में आके पूछ लेगा टीचर तो करके दे देना उसको, फोटोग्राफर फ्लैशलाइट। और जो बच्चे खुद के प्रोजेक्ट बनाने में बिलीव रखते हैं, क्लास 12th वाले, वो जब हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बनाओगे तो वहाँ पर बच्चों ये सिग्नल के फिल्टर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। सिग्नल फिल्टर्स, सिग्नल मतलब वो मैं समझ लेना कि EM वेव वाला सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है बच्चों।
सोचो एक बार, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो बढ़िया चार्ज स्टोर करता हो, क्योंकि ये तो एक टाइम पे आके बोल देगा अब ना मुझको चार्ज मत देना, अब मैं अपने मीडियम को ख़राब करूँगा, है ना, आयनाइज कर दूंगा। तो इसकी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है उसको ओवरकम करना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अच्छा खासा स्टोर कर लेना अपने पास और फिर भी पोटेंशियल कम रखना अपना, ये होता है मेन पर्पस अपने कैपेसिटर का। सो लेट मी टीच यू कंडक्टर इन डिटेल इन द नेक्स्ट पेज, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो इतना चाहो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अब बात हो रही है बार बार कि सर कैसे कंडक्टर्स को डीमोटिवेट कर रहे हैं और इनको बुरा भला बोल रहे हैं। तो पहले अपन कंडक्टर्स का क्या करते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ध्यान देना, कोई मिसकंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। सर ने अभी तक तो चैप्टर शुरू ही नहीं कराया, अभी कंडक्टर ही चल रहा है बच्चों। कितना चार्ज स्टोर करेगा उस पर बात होगी अभी। मान लो कि सर के पास एक आर्बिट्री शेप का कोई भी कंडक्टर आ गया, उस पर जानबूझ के मैंने यहाँ पर चार्ज लाके रख दिए। देखो ना बच्चों कितना सिंपल है। आप यहाँ पे चार्ज लेकर आओगे क्यों, तो आपको V दिखने लग जाएगा। सोचो क्या बोल रहे हैं, मैं चार्ज लाया, सरफेस पे आ गया, मुझे V दिखने लग गया। सो यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस व्हेन चार्ज Q इज गिवन, व्हेन, ध्यान देना बच्चों, चार्ज Q इज गिवन टू द कंडक्टर। किसको दिया हमने, गिवन टू द कंडक्टर। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में चीख चीख के बोला गया है टीचरों ने। व्हेन चार्ज Q इज गिवन टू द कंडक्टर इट spreads on the surface, it spreads on surface। यहाँ से शुरू हो जाएगा कहानी इसका। सरफेस पे आते ही बच्चों के पास पोटेंशियल आ जाएगा और इस डायग्राम को देखकर बोल सकते हो कि सर जी यहाँ पे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज पे। और जब कैपेसिटर्स आपको पढ़ाए जाएंगे एक्चुअल वाले, तो वहाँ पर बैटरी एक्सटर्नल होगी, तो अपन लिख सकते हैं उस केस में Q प्रोपोर्शनल टू V। अभी बच्चों ये दोनों के दोनों हमारे कन्वेंस के हिसाब से सही माने जाते हैं। इस डायग्राम को देखकर तो दिख रहा है कि कंडक्टर में ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, दोनों ही सही है बच्चों। कुछ बुक्स में वो लिखा मिलेगा, कहीं पे ये लिखा मिलेगा, घबराना मत, दोनों में आंसर मिलता है। मैं इस डायग्राम को देखूंगा तो क्या मिल रहा है, पहले चार्ज आया बाद में पोटेंशियल आया, तो आप कह सकते हो कि सर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, तो V बराबर 1/c टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, या दुनिया ऐसा कहती है Q बराबर CV। और मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप कैपेसिटी को बोलिए, कैपेसिटी हो जाएगा बच्चों Q डिवाइड बाय V, इसको ना भूलना। जब आपको मैं कैपेसिटर शुरू करके बताऊंगा तो वहां पे यहाँ से शुरू कर सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V, दोनों सही माने जाते हैं, डिबेट करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो अगली ही लाइन में लिख देंगे, लो भाई साहब आ गया आंसर, ठीक है। ये जो C है बच्चों, ये कांस्टेंट है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि यार यहाँ पे चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है कि उस फिजिकल कंडक्टर के मीडियम क्या है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साइज वगैरह क्या हैं। तो हम लिख सकते हैं C इज द कैपेसिटेंस, और आई कैन राइट C इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चार्ज दो या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक कांस्टेंट टर्म है। लेट मी एक्सप्लेन। मैं बाज़ार जाता हूँ और एक एग्जांपल है ना, कॉपी वगैरह मत लिखना इसको। मैं बाज़ार जाता हूँ बच्चों और एक ऐसा बकेट लेकर आता हूँ, ठीक है, हाउस होल्ड के लिए। इस बकेट पे लिखा रहेगा ना 20 लीटर है, 50 लीटर है, 30 लीटर है, तो आप बोल सकते हो कि सर जी यहाँ पे कैपेसिटी तो रहेगी। अब मैं इसको टैप वाटर से अगर बच्चों पानी भरना शुरू करता हूँ इस तरह से, तो इसका लेवल बच्चों बढ़ता जाएगा। इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है कंडक्टर पढ़ने के लिए। देखो अमाउंट ऑफ जो वाटर आ रहा है उसको चार्ज मान लो, चार्ज दोगे तो बच्चों धीरे धीरे करके आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन क्या इस इंसान को फर्क पड़ रहा है? सोचो एक बार, क्या इस इंसान को फर्क पड़ रहा है? नहीं। कंडक्टर फिल्ड रहे अनफिल्ड रहे या ये चार्ज रहे अनचार्ज रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैपेसिटी विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। ये एक एग्जाम्पल ऐसा है बच्चों जो हमेशा आपके काम आएगा। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होगे, आप दो अलग अलग कंडक्टर्स को पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, तब ये ध्यान रखना कि सर ने इस तरह का हमें कुछ ना कुछ पढ़ाया है।
राइट तो यहाँ पर मुझे कुछ बातें सामने से लिख देनी है। C इज द कैपेसिटी, Q बाई V पर आती है। एक बात और लिख देता हूँ बच्चों, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है बच्चों 1 कूलम और ये हो जाएगी 1 वोल्ट। तो आप इसको लिख सकते हो सर जी, यहाँ आप लिख लो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। लेकिन एक और फेमस यूनिट होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों FARAD, इसको कहा जाता है बच्चों फैराड। फिर अगर बात करें कि फैराड क्या है तो आई स्पीड इट इन द नेक्स्ट पेज, बट अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फैराड इज इटसेल्फ वेरी लार्ज। फैराड अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी यूनिट है। देयरफॉर माइक्रोफैराड इज यूज्ड, पिको फैराड इज इवन यूज्ड। तो माइक्रो का मतलब बोलो कितना होता है बच्चों, -6, और पिको का मतलब हो जाएगा, बोलो बच्चों, ये हो जाएगा -12। मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ ना कि कोई इंसान इतना बड़ा है कि उसका 10⁻⁻6 की वैल्यू आपको रेगुलर यूज में लेनी पड़ रही है, या 10⁻12। जस्ट इमेजिन, नीचे 6 जीरो आएंगे, विच मीन्स फैराड इज वाकई में बच्चों ये बहुत बड़ी यूनिट है। यू विल गेट टू नो इट इन द नेक्स्ट सेक्शन, है ना। यहाँ तक का नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमें, है ना, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी तक मालूम पड़ चुका है कि इसका SI यूनिट, है ना, कैपेसिटी का, वो बच्चों लोग होता है 1 फैराड, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि सर ये 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट का टर्म होगा। अगर किसी कंडक्टर पर 1 कूलम का चार्ज है और 1 वोल्ट उस पर पोटेंशियल है, तो आप कह सकते हो द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 फैराड। हम ये भी जानते हैं कि बच्चों 1 माइक्रो फैराड इस्तेमाल होगा, या 1 पिको फैराड, या 1 नैनो फैराड इस्तेमाल होगा। बट एग्जाम्स में कई बार आपको कैपेसिटेंस का ना डायमेंशन पूछ लेता है बच्चों, तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा और अपन आगे बढ़ जाएंगे। सो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, C का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा Q डिवाइड बाय V। अगर हमने इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगाया बच्चों, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम इसके डायमेंशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग बच्चों, Q के ऊपर रहने दो, और इसका मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो एक चार्ज और ऊपर आ गया, इसको डब्बे में डाल दो। अब आप कर सकते हो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला तो पूरी दुनिया ही जानती है बच्चों, mL2T-2, और Q का फॉर्मूला होता है A इंटू T। तो ऐसे 2 लोग होंगे तो आपको 2-2 लिख देना है और अपना आंसर देख लेना है। When I write these terms properly, ये m बच्चों ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का m-1। देखो अच्छे से, ये l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l की वैल्यू -2, और t लेकिन ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, कि ऑलरेडी माइनस का है ये, और यहाँ एक 2 वेट कर रहा है उसका, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा a⁻²। इसको बॉक्स में डाल दो, और बच्चों ये आपका डायमेंशन होगा किसका, कैपेसिटी का। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान रखना, अभी तक सर ने कैपेसिटेंस नहीं सिखाया है, कंडक्टर की बात चल रही है। तो मान लो ऐसा कोई स्फीयर है सर के पास जो आइसोलेटेड करके इस तरह से रखा हुआ है। देखो इस आइसोलेटेड स्फीयर, आई विश टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ दिस स्फीयर। मैं क्या करूँगा बच्चों, इसके ऊपर चार्ज ला करके रख दूंगा, ठीक है। और चार्ज देते ही क्या बोलोगे सर, चार्ज से आपके पास पोटेंशियल मिल जाएगा, और इस स्फीयर का रेडियस r है, तो आप कैपेसिटी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आई विश्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। आगे चल के बच्चों आपको स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी आएंगे, सो वहाँ के लिए ध्यान रखना कि सर ने कंडक्टर अलग पढ़ाया है और कैपेसिटर्स अलग पढ़ाया है। दिस इज मच सिंपलर, क्योंकि इसके बाद और कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं, आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपने चार्ज दिया है तो आपको पोटेंशियल मिल रहा है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द पोटेंशियल ऑन अ चार्ज स्फीयर, द पोटेंशियल ऑन अ चार्ज स्फीयर। बताओ एक फॉर्मूला, कोई बच्चा, ऑन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर कितना हो सकता है बच्चों।
इलेक्ट्रोस्टैट कहता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, के लिखते हैं, जो चार्ज होता है उस सरफेस पे आर आ जाता है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q डिवाइड बाय आर। सही कह रहा हूँ ना बच्चों? एक बात ध्यान रख लो, आप पूरे चैप्टर में आप लोग कई बार ना कैपेसिटीज़ को फाइंड कर रहे होंगे, तो हमेशा वो फंडामेंटल फॉर्मूला मत भूलना अपना कि किसी भी इंसान की कैपेसिटी क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय V। एंड नेवर फोकस ऑन फाइंडिंग द C। पहले आप ध्यान रखा करो कि हम कैसे V को पता कर लें, ये तो अपने आप मिल जाएगा, राइट? सो as soon as I substitute the value of V, बच्चों इस V को यहाँ रख दो तो हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R। इससे कैंसिल हो जाएगा और आप कहोगे सर कैपेसिटी आ गया अपना 4πε0 इंटू R, या बुक्स में लिखा रहेगा R डिवाइड बाय छोटा वाला K। इन दोनों फॉर्मूले से एक बात समझ में आती है कि कैपेसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस पे, क्योंकि बॉडी आपकी स्फेरिकल है तो उसका रेडियस काउंट हो रहा है। बट इन जनरल अगर मैं आपको वही बकेट वाले एग्जांपल से पढ़ाऊँ तो मान लो ना बाजार जाके दो तरह के बकेट लेकर आए और दोनों पे मतलब नहीं अभी चार्ज भरा है कि नहीं भरा, लेकिन आप कह सकते हो ना सर कि लेट अस से ये आपके पास 20 लीटर का है, ये 50 लीटर का है, जिसका ज़्यादा डायमेंशन होगा ज़्यादा कैपेसिटी होगी, कम डायमेंशन है तो कम कैपेसिटी है। द सेम इज़ वैलिड फॉर योर फिजिकल कंडक्टर। इसलिए इतना इजी होता है फिजिक्स पढ़ना कि आप न्यूमरस एग्जाम्पल्स लेके सिखा सकते हो। एंड आई एडवाइज एवरी टाइम और एवरी ईयर टू द स्टूडेंट्स दैट आपको अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो बच्चों आप इस बकेट को देखना सीख जाओ। इस बकेट के पास पानी भरता जाएगा तो बोलोगे सर यहाँ पर चार्ज आ गया और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। द सेम थिंग्स हैपन जस्ट इन अ कंडक्टर। I was having a radius R, the charge Q, potential V. As soon as you supply some charge, इसका potential आ जाएगा जो सीधा सीधा इस लाइन पे लिखा जाता है। वहाँ से मुझे C मिल गया। C निकालने के लिए Q बाई V का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पूरा चैप्टर ही आपको याद रखना होगा कि फोकस करना है पोटेंशियल निकालने में। ये तो अपने आप आ जाएगा बच्चों, ये तो अपने आप आ जाएगा। और सबसे कीमती बात तो यहाँ लिखी है, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, दैट्स ऑल। अब अपन इसी का इस्तेमाल करके अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं कितनी आनी चाहिए। ओके, सो लेट्स डू दिस। डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप लोगों को याद होगा कि जब कभी सर ऐसा कोई भी कंडक्टर बनाते थे और कहते थे कि यार इसके पास अपन क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, लेट अस मेक वन मोर कंडक्टर, और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और मैं यहाँ आप लोगों को बच्चों अर्थिंग सिखा रहा हूँ। वहाँ सर लोग ना ओवरलुक कर देते हैं चीज़ों को और बोल देते हैं कि अर्थ के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। कैसे? देखो, अगर आपके पास ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, ये इससे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और अगर बॉडी डेफिशिएंट हो गई चार्ज में, मतलब प्लस की हो गई, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों देकर अल्टीमेटली वो उसको न्यूट्रलाइज करा देगा। क्या करा देगा बच्चों? न्यूट्रलाइज। यही मतलब होता है ग्राउंडिंग का मेरे हिसाब से। तो अर्थ के पास हम लोग मानते थे कि अर्थ की कैपेसिटी बच्चों इन्फानाइट है, ऐसा बोला है टीचरों ने। टीचर में नहीं बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यार C बहुत ज़्यादा है, बट ये फाइनाइट वैल्यू होता है। कैसे? अगर हम अज्यूम कर दें, लेट कंसिडर अर्थ टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर। एक्चुअली में थोड़ा सा ओवल शेप का है, लेकिन नहीं इतना ध्यान देना है। और ये भी झगड़ा नहीं करना है सर से कि सर ये अंदर कोर होता है, फिर क्रस्ट, फिर ये मेंटल वगैरह वगैरह, ये सब बात नहीं करनी है, ठीक है। आपको बस इतना बोलना है कि सर यूनिफॉर्म डेंसिटी का एक मेटालिक स्फीयर है हमारा अर्थ, जिसका रेडियस हमको बताया जाता है 11th क्लास में, और वहीं से मैं काम करके लिख दूंगा। ये हो गया बच्चों आपका रेडियस किसका, अर्थ का। कितना कैपेसिटी होगा वो कौन बताएगा बच्चों? C का फॉर्मूला वो हो जाता है Q डिवाइड बाय V, जनरल फॉर्मूला। बट आपने एक पेज पहले निकाल कर रखा है इसको, R डिवाइड बाय छोटा वाला K, या आपने ऐसा पढ़ के रखा होगा 4πε0 इंटू R। इसलिए टॉपिक बच्चों बैक टू बैक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ स्फीयर और इन जनरल कैपेसिटी ऑफ योर अर्थ, कैपेसिटी ऑफ योर अर्थ। तो अपन मैं लिख सकता हूँ बच्चों, रेडियस कितना होता है पहले ये तो बता दो मुझे।
रेडियस होता है बच्चों 6400 किलोमीटर, जिसको अच्छे शब्दों में लिखना हो तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, आई कैन राइट 6.4 इंटू 10⁻6, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻9। पूरा देश जानता है के का वैल्यू कितना होता है। कूलम कांस्टेंट सॉल्व कर लो ना इसको। तो यहाँ मुझको दिख रहा है 6.4 में 9 का डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 9 बनेगा, मतलब यहाँ माइनस का 3 आना चाहिए। 9 7 जा होगा बच्चों 63, फिर 1 और एक और 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कैपेसिटी चल रही है और मैं बात कर रहा हूँ SI यूनिट में। हाँ, तो इसको ढंग से लिख लो ना, कैपेसिटी विल बी क्लोज टू बी 711 कर लो और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। मैंने डेसिमल्स यहाँ खींच दिए हैं बच्चों। और फेरेड, और याद क्या करवाया जाता है कि जो आपकी अर्थ की कैपेसिटी आई बच्चों वो आ गई 711 माइक्रोफेरेड। अब सोचो ये चीज़ कैपेसिटर में आके सर बोल रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैट में बोल कर आए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा होती है मान लेते हैं। अब सोचो फिर फेरेड कितनी बड़ी वैल्यू होगा जिसका माइक्रो में भी आंसर ज़्यादा आ रहा है। आई रिपीट माई वर्ड, फेरेड इमेजिन करो कितनी बड़ी वैल्यू होगा जिसका माइक्रो में भी स्केल एक ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू डिनोट करता है, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी फाइनाइट होती है 711। ऐसा याद कर लो भाई, क्या गड़बड़ है। कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफेरेड। इलेक्ट्रोस्टैट में टीचर्स चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा है ना, जो भी चार्ज दोगे वो ले लेगा अपने पास, मतलब यही बोल रहे हो ना आप। तो इस पूरे पेज को पढ़ते ही बच्चा ये एडमिट कर लेता है कि हाँ यार सर ने सही कहा था, फेरेड इज एक्सट्रीमली लार्ज यूनिट स्केल। आई कैन राइट दैट ऑल्सो। कंक्लूजन यहाँ पे ये है, द फेरेड इज एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, स्केल। कोई प्रॉब्लम बच्चों इस पेज पे देखो, वो पुरानी बात हो गई, हटा दो उसको। पेपर में आएगा ये बनाना है, ये 2 फॉर्मूले लिखने, ये लिखा और तड़ से आंसर आ गया अपना। ये एग्जाम में केवल MCQ आएगा तो इसको मार के आगे बढ़ जाना, सॉल्व ही मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।